बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 11th क्लास फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम फोर्स एंड मोशन है, इसका टॉपिक नंबर 2.9 जो कि इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के बारे में है, इसे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट पेपर में कैसे आएगी। तो बहुत सिंपल है, जस्ट वो आपसे पूछेगा कि एक्सप्लेन इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, यानी कि टॉपिक के नेम से पहले वो जस्ट एक्सप्लेन का वर्ड लगा देगा। तो आपने इस टॉपिक को कंप्लीट लिख देना है। बहुत ही इजी टॉपिक है, अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, आइए इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लीजिए और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को भी फुल कर लें ताकि वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ आपको क्लियर नज़र आए और आप अच्छे से समझ सकें। स्टूडेंट्स देखिएगा, टॉपिक का नेम पहले समझते हैं। नेम है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब टॉपिक के नेम के अंदर दो वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला वर्ड है इन इलास्टिक कोलिजन और सेकंड वर्ड है वन डायमेंशन। मैं पहले इनके बारे में थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। देखें, कोलिजन क्या होता है। आप जानते हैं कोलिजन होता है दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में टकराना। जैसे जब कोई एक्सीडेंट होता है, एक कार लेट करें दूसरी कार में टकराई, तो हम बोलते हैं कार्स का कोलिजन हुआ। ठीक है, यानी कि कोलिजन का मतलब टकराना। अब देखें, कोलिजन हमारे पास टू टाइप्स की होती है, एक इलास्टिक कोलिजन और एक इन इलास्टिक कोलिजन। बहुत सिंपल है। इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन को बोलते हैं कि जिसमें जो बॉडीज़ हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपस में टकरा रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले वाली और कोलिजन के बाद वाली वो आपस में इक्वल हो। यानी पहले वाली काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी अगर आपस में इक्वल हो तो ऐसी कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। अब देखें स्टूडेंट्स, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, मैं आपको ये बता दूं। ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाए, यानी कि बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए। यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन एक जैसी ना रहे, कांस्टेंट ना रहे, कंजर्व ना रहे, ऐसी कोलिजन को हम नाम देते हैं इन इलास्टिक कोलिजन का। मज़े की बात यह है कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इस दुनिया के अंदर जितनी भी तरह की कोलिजन्स हैं वो सारी की सारी ही इन इलास्टिक कोलिजन्स हैं। यानी जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का पोर्शन ज़रूर लॉस हो जाता है। जिस तरह जब दो कार्स आपस में टकराती हैं तो टकराने से पहले उनके पास अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी होती है, वो मूव कर रही होती है, जो कि मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है उसको हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी का। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, चूँकि ये जो बातें हैं बड़ी सी हैं तो सिंपल सी, लेकिन हमने इनको ना इस टॉपिक के अंदर यूज़ करना है, तो इसलिए मैं पहले इसके बारे में आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे रहा हूँ। जब दो कार्स टकराती हैं तो पहले वो मूव करके आ रही होती हैं, यानी उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब जैसे ही टकराएंगे तो उसके बाद जो पहले वाली उनकी काइनेटिक एनर्जी है ना, पहले वाली वेलोसिटी वो नहीं रहेगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टकराने से, कोलिजन से जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हुई। भाई कहाँ पे लॉस हुई? तो काइनेटिक एनर्जी कुछ पोर्शन, जब दो चीज़ें टकराती हैं साउंड प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, प्लस जब कार्स आपस में टकराती हैं तो अच्छी खासी कार जो है वो ख़राब हो जाती है, यानी कार के अंदर डेंट वगैरह पड़ जाते हैं, कार टूट जाती है। तो वो जो एनर्जी का काफ़ी पोर्शन है वो वर्क करने में, यानी कार्स को तोड़ने में चला गया, तो एनर्जी जो है वो क्या हो गई? लॉस हो गई। तो इस कोलिजन को बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। इसी तरह जो लोग कराटे खेलते हैं, लेट करें आपके पास एक ईंट है और आपने इस तरीके से कराटे के साथ ईंट को तोड़ा। अब पहले आपके हाथ के पास काइनेटिक एनर्जी थी, जैसे ही ईंट के साथ आपका हाथ कोलाइड किया तो काइनेटिक एनर्जी बची नहीं है, वो सारी की सारी एनर्जी उस ईंट को तोड़ने में या साउंड एनर्जी में वो लग गई है। इसका मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में नहीं बची। तो ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है लॉस हो जाए, ना बचे, ऐसी कोलिजन को हम क्या नाम देते हैं? इन
इलास्टिक कोलिजन का। तो मैंने आपको इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में बता दिया और डेली लाइफ से एग्जांपल्स भी दे दी। अब बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, देखो हमारे पास बेसिकली टोटल 3 चीज़ें हैं, ठीक है। अब इनको ध्यान से सुनना। एक है टोटल मोमेंटम, सेकंड है टोटल एनर्जी, थर्ड है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी? टोटल मोमेंटम, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन के अंदर तीनों कंजर्व रहते हैं। टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में पहले 2 कंजर्व रहते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन में टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, और इसी को हमने यहाँ पर यूज़ करना है। अब स्टूडेंट्स वन डायमेंशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो वन डायमेंशन का सिंपल मतलब है वन एक्सिस, एक एक्सिस, यानी कि 2 बॉडीज़ जो आपस में कोलाइड करेंगी, कोलिजन से पहले वो जिस लाइन में थी कोलिजन के बाद भी उसी लाइन में रहें, सेम स्ट्रेट लाइन में, तो ऐसी कोलिजन को हम नाम देते हैं कि ये वन डायमेंशन में हुई है। समझ आई आपको? आइए ज़रा, अब मैंने ना इसकी डेफिनेशन लिखी है बेसिकली इसी टॉपिक के अंदर जो थ्योरी है उसको यूज़ करके, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे और फिर इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको मैथमेटिकल स्टेप्स भी जो है वो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अ कोलिजन बिटवीन 2 बॉडीज़, जाहिर बात है कोलाइड करेंगी तो 2 बॉडीज़ तो होंगी तभी आपस में टकराएंगी ना। सिंगल बॉडी होगी तो वो फिर कैसे टकराएगी, किस में टकराएगी? तो 2 हमारे पास बॉडीज़ हैं, यहाँ पे ये मैंने बनाई भी हैं, 2 बॉल्स हमने यहाँ पर ली है। मैं आपको डायग्राम अभी बाद में समझाता हूँ। अ कोलिजन बिटवीन 2 बॉडीज़ मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी दोनों बॉडीज़ हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं। स्ट्रेट लाइन क्यों लिखा? चूँकि वन डायमेंशन है। अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं रहती, टकराने के बाद एक इस तरीके से ऊपर चली जाती है, एक नीचे चली जाती है, तो फिर हम बोलेंगे ये वन डायमेंशन में रही है। वन डायमेंशन वाली कोलिजन वो होती है कि कोलिजन से पहले जिस लाइन में बॉल्स मूव कर रही हैं, बॉडीज़ मूव कर रही हैं, कोलिजन के बाद भी उसी लाइन में ही रहें, तो उसी स्ट्रेट लाइन में रहें, तो ऐसी कोलिजन को फिर हम नाम देंगे ये वन डायमेंशन की है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लगा दी वन डायमेंशन की। 2 बॉडीज़ हैं, मूव कर रही हैं अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, और मैं आपको अभी बता के आ चुका हूँ कि ऐसी कोलिजन जिसमें इन विच टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, टोटल मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही, तो इज कॉल्ड एन इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसको बोलेंगे जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक है, चूँकि इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, और वन डायमेंशन का मतलब कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। तो ये इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आइए ज़रा एक्सप्लेनेशन इसकी स्टार्ट करते हैं, यानी आपकी जो बुक के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है उसको हम पढ़ेंगे। अब बेसिकली मेन ये है डायग्राम। इस डायग्राम को आपने इंतहाई ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ समझना है। डायग्राम समझ आ गई तो फिर हमारे लिए थ्योरी को पढ़ना, समझना और मैथमेटिकल डेरिवेशंस करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास डायग्राम में 2 सिनेरियो हैं, एक है बिफोर कोलिजन और एक है आफ्टर कोलिजन। हमारे पास 2 बॉल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये पहली बॉल का हम मैस m1 लेट कर लेते हैं, यानी ये जो फर्स्ट बॉल है इसका मैस लेट करते हैं m1 है, और ये सेकंड बॉल इसका मैस लेट करते हैं m2 है, ठीक है। कुछ ना कुछ मैस तो होगा, और दोनों मूव कर रही हैं अकॉर्डिंग टू बुक, दोनों मूव कर रही हैं। तो लेट करें ये जो फर्स्ट बॉल है ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v1, यानी इसकी वेलोसिटी को हम v1 से शो करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आप जानते हैं जब भी हम वेक्टर का सिंबल लिखते हैं तो उसके ऊपर हम एरो हेड भी लगाते हैं, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की। और सेकंड बॉल भी मूव कर रही है, और सेकंड बॉल की वेलोसिटी को आप जानते हैं हम v2 के साथ शो करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे लिए हुए हैं तो वहाँ पे हमने ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, मैस m1 m2, वेलोसिटी v1 v2। ओके, फर्स्ट बॉल मूव कर रही है वेलोसिटी v1 से, सेकंड बॉल मूव कर रही है वेलोसिटी v2 से। फर्स्ट बॉल का मैस m1, सेकंड बॉल का मैस m2। अभी यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है ना वो मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, साथ साथ पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? कंसीडर 2 बॉडीज़। हमारे पास ये 2 बॉडीज़ हैं, या हमारे पास 2 बॉल्स हैं, बॉल्स भी लिख सकते हैं, बॉडीज़ भी लिख सकते हैं। हैविंग मैसेज m1 एंड m2, ठीक है ना। किस इन पहली का मैस m1, सेकंड का मैस m2। मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2, दोनों मूव कर रही हैं, वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2
2 के साथ मैंने यहाँ पर शो कर दी हैं और मूव तो कर रही हैं लेकिन इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी जिस तरफ सेकंड बॉल जा रही है फर्स्ट बॉल भी उसके पीछे पीछे जा रही है। अब इसके बाद हम लेट करते हैं जो फर्स्ट बॉल है, फर्स्ट बॉल उसकी वेलोसिटी सेकंड बॉल से ज़्यादा है, सेकंड बॉल की वेलोसिटी कम है, फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये इसमें जाकर टकरा जाएगी। समझ आई आपको? यानी हमें फर्स्ट बॉल को थोड़ा फास्ट मूव कराना पड़ेगा ताकि वो आगे जाकर सेकंड बॉल में आखिरकार कोलाइड कर जाए, टकरा जाए। तो ऐसा ही हुआ, ये फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल में टकरा गई। तो आफ्टर कोलिजन, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आपने इसको बड़ी ध्यान के साथ सुनना है कि एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन, एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, मैं बता चुका हूँ। अच्छा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वो होती है कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करने के बाद एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएं, ठीक है, मर्ज हो जाएं, यानी कि एक दूसरे के अंदर इस तरीके से स्टिक टुगेदर हो जाएं, चिपक जाएं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के अंदर पैवस्त हो जाएं। तो ऐसी कोलिजन को हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, यानी अ कोलिजन इन विच द ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन एंड मूव्स with final common velocity is called perfectly inelastic collision। यानी ऐसी कोलिजन जिसमें दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ स्टिक टुगेदर हो जाए। अब जाहिर बात है जब वो एक दूसरे के साथ एक हो गए तो फिर उनकी वेलोसिटी भी एक होगी, सेम वेलोसिटी के साथ वो आगे मूव करेंगे कोलिजन के बाद। तो ऐसे कोलिजन को हम नाम देते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का। मैंने इंग्लिश के अंदर इसका सेंटेंस पढ़ा था, उसको दोबारा सुन के इसकी डेफिनेशन ज़रूर याद कर लेना, आ सकती है। अच्छा, अब कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये इसके अंदर टकराई और ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बन गए। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लेट करें हमारे पास ना दो अगर बॉल्स हों, मड की, गारे की बॉल्स हों, यानी गीली मिट्टी की बॉल हो, तो दोनों बॉल्स को जब आपस में टकराएंगे ना तो वो दोनों जो है एक दूसरे के अंदर स्टिक टुगेदर हो जाएंगी। या फिर आपकी दूसरी एग्जांपल इसकी लेट कर सकते हैं, लेट करें आपके पास जो आटे का पेड़ा होता है ना, उसकी आप दो बॉल्स बना लें, ठीक है, एक मूव करिए स्लो और उसी के अंदर आपने दूसरी बॉल को इस तरीके से दे मारा, तो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे ना, दोनों अब एक बड़ी बॉल बन जाएगी और वो कॉमन वेलोसिटी के साथ आगे जाएंगी। तो बिल्कुल यहाँ पे इस तरह का केस ही हुआ। अब जब दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गई तो जारी बात है इनका मैस कंबाइन हो जाएगा। मैस क्या होगा, m1 प्लस m2, यानी अगर इसका मैस 10 ग्राम था, इसका 20 ग्राम था, तो इसका 30 ग्राम हो जाएगा, दिस मैस प्लस दिस मैस। अब चूंकि ये सिंगल बन गए हैं तो लिहाजा इनकी वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी, ये एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे और इसको हम नाम दे लेते हैं फाइनल वेलोसिटी का। चूंकि कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब दो सेंटेंस हमारे यहाँ पर रह गए हैं। पहले हमने बता दिया दो मैस m1 m2 v1 v2 से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इफ़ velocity of first ball is greater than velocity of second ball, तो क्या होगा मैं समझा चुका हूँ। Then both the bodies make inelastic collision and stick together, दोनों आपस में टकराएंगी और जब आपस में stick together हो गई, एक दूसरे के साथ चिपक गई, तो फिर ऐसी collision को inelastic collision ही कहते हैं। अच्छा जी, आफ्टर द collision के बाद क्या हुआ, ये वाली स्टोरी, देयर combined masses becomes m1 प्लस m2, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, एंड दे मूव टुगेदर, इकट्ठी आगे जा रही हैं, विद कॉमन वेलोसिटी ऑफ vf, और इन दोनों की अब वेलोसिटी, पहले तो दोनों की अलग अलग थी लेकिन अब दोनों की वेलोसिटी एक हो चुकी है, सेम हो चुकी है, और इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन वेलोसिटी। चूँकि आप जानते हैं कॉमन वही चीज़ लेते हैं जो सेम हो, तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है और उसको हमने vf का नाम दिया है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, डायग्राम आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, थ्योरी भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आपने इसकी जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो करनी है। आप देख रहे हैं कि मैं आपको टॉपिक बिल्कुल वैसे ही लिख के दे रहा हूँ जिस तरीके से आपने इसको पेपर के अंदर लिखना है, पेपर के अंदर अटेम्प्ट करना है। मेरी कोशिश यही होती है कि आपके फुल मार्क्स आएँ, और फुल मार्क्स लेने के लिए पेपर प्रेजेंटेशन का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स देखिए, सिर्फ रट्टा लगा लेने से अच्छे नंबर नहीं आते। मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, सुनिएगा। लेट कर एक स्टूडेंट है, उसको पूरी किताब ज़बान नहीं आती है, लेकिन उसको पेपर के अंदर सही लिखना नहीं आता, प्रॉपर हेडिंग्स देनी नहीं आती, सारा मिक्स करके लिख रहा है, तो फ़ायदा नहीं है। देखो, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो पढ़ने के साथ साथ इस चीज़ पर भी मेहनत करते हैं कि हम किस तरीके से उसको लिखें कि हमें फुल मार्क्स मिले। लेट करें आपने एक डिश बनाई, बड़ी अच्छी डिश बनाई, आपने कस्टर्ड बनाया, लेट करें,
तो आप जब उसको प्रेजेंट करते हैं, किसी मेहमान को देते हैं, तो किसी पुराने बर्तन में थोड़ी देते हैं जो टूटा फूटा हो, बल्कि उसको अच्छा बर्तन भी फिर अच्छा लेते हैं, यानी प्रेजेंटेशन भी अच्छी करते हैं। तो यानी कि सिर्फ अच्छी तैयारी कर लेना काफ़ी नहीं होता, पेपर आपका वहाँ पे चेक होना है। जब चेक होना तो आपकी राइटिंग का अच्छा होना, मटेरियल का सही लिखना, पॉइंट्स बना के लिखना, प्रॉपर हेडिंग्स देना, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, हेडिंग कौन कौन सी देनी है, डायग्राम्स मार्कर के साथ बनानी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि अब आप नए नए हैं, शुरू वाली वीडियोस देख रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों पर भी मेहनत करनी है। तैयारी के साथ साथ उस तैयारी से अच्छे नंबर कैसे आएंगे, इस चीज़ पे भी आपने मेहनत करनी है, सोचना है खुद से। तो आइए स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल डेरिवेशन की हेडिंग दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसको बता रहे हैं कि सिंस द कोलिजन इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक, जो कि हम बात कर चुके हैं, कोलिजन इनइलास्टिक है, तो द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल कंजर्व, तो यहाँ पे मैंने बोला कि टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। मोमेंटम जो है वो चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों में कंजर्व रहता है। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती इन इलास्टिक में, और रहती है इलास्टिक में। अच्छा जी, अगर मोमेंटम कंजर्व है तो फिर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाना चाहिए। तो लिखते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मैंने अंडरलाइन किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, उसको देखना चाहिए आपको। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला टॉपिक जो है वो इससे पिछला टॉपिक इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन, उसमें भी यूज़ हुआ, इसमें भी यूज़ हो रहा है, इससे आगे जो टॉपिक दो आएंगे उनमें भी यूज़ होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आपकी ग्रिप होना ज़रूरी है, तभी आप आगे उससे आगे वाले जितने टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से समझ पाओगे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये होता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। समझ आई आपको? यानी मोमेंटम जितना पहले है कोलिजन से, कोलिजन के बाद भी उतना है, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व रहा, जितना पहले उतना बाद में, तो इसी को बोलते हैं कंजर्व, एक जैसा रहा। अब मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है? बिफोर कोलिजन देखो, मोमेंटम आप जानते हो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इस बॉल का मोमेंटम क्या होगा? इसका मास इसकी वेलोसिटी, यानी m1v1। इसका मोमेंटम क्या होगा? इसका मास मल्टीप्लाई बाय इसकी वेलोसिटी m2v2। तो टोटल मोमेंटम क्या होगा? दिस प्लस दिस। उसका मोमेंटम क्या है? m1v1। अब वेलोसिटी के ऊपर एरो जरूर लगाते जाना, कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वेक्टर वाले जितनी भी क्वांटिटीज है उनके ऊपर आपने एरो लगाना है। मैंने देखा यहाँ पे भी लगाया है, जब मैंने थ्योरी लिखी है v1 v2, ये देखिए v1 v2 लिखा है, ये vf लिखा है, इनके ऊपर मैंने एरो लगाया है, एरो मिस नहीं करना। अच्छा, ये पहली बॉल का मोमेंटम प्लस सेकंड बॉल का मोमेंटम क्या है? m2v2। तो ये है मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम है। टोटल कैसे लेते हैं? दोनों का ऐड कर दो, तो ये लिख लिया। अब है यहाँ पर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन तो हमारे पास वो बॉल ही एक बन गई, तो इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब मास क्या बन चुका है? m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2, ये मास बन चुका है फाइनल में। और फाइनल वेलोसिटी क्या है? vf है। तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया, आपको समझ आ गई ना? अब देखो, उसने ना vf फाइंड किया हुआ, vf को उसने सेपरेट किया हुआ है, तो हम भी सेपरेट कर लेते हैं। बस vf के साथ ये जो ब्रैकेट है ये मल्टीप्लाई हो रही है, उस तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो चलो ले जाते हैं। ये देखिए क्या है? m1 v1 प्लस m2 v2, ये मैंने लिख लिया सेम। ये वाली साइड उस तरफ जाकर डिवाइड होगी। देखिए स्टूडेंट्स, आपको व्हाइट बोर्ड पर मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके करवा रहा हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न न रहे, किसी भी चीज़, कोई चीज़ ऐसी न रह जाए जो मैं ना करवाऊँ, डायरेक्ट कर दूँ और आप उसमें उलझ जाएँ। तो स्टेप बाय स्टेप आपको करवा रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी हो जाती है, लेकिन हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाएंगे। अच्छा जी, vf इधर रह गया, ये उधर चला गया। अब इसके बाद एक काम और करते हैं, मैं ज़रा यहाँ पर लाइन लगा लूँ व्हाइट बोर्ड पर, ताकि आपको अच्छे समझ आए, सेपरेशन हो जाए। नेक्स्ट स्टेप हम उधर ऊपर करने लगे हैं। इसको ना मैं तरतीब से लिख लेता हूँ, vf को उस तरफ लिख लेता हूँ और इसको इस तरफ लिख लेता हूँ, चूँकि इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आएगा vf इज़ इक्वल टू, ऊपर हमारे पास है m1 v1, देखे m1 v1 प्लस
M2V2, ठीक है, मैंने इसको लिख लिया प्लस M2V2। अब यहाँ पर ना हम एक काम और करेंगे, ये जो है ना M1 प्लस M2, इसका भी बटा है और इसका भी बटा है, यानी ये दोनों के नीचे आएगा। इसके नीचे अलग लिख लेते हैं, इसके नीचे अलग लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यानी इसके नीचे मैं M1 प्लस M2 सेपरेट लिख देता हूँ और इसके नीचे मैं M1 M2 सेपरेट लिख देता हूँ। तो ये है हमारे पास फार्मूला, दिस इज़ द फार्मूला। भाई ये फार्मूला आ गया। अब देखिए ये फार्मूला किस चीज़ का है, तो भाई नज़र आ रहा है ये फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला है, फार्मूला ऑफ फाइनल वेलोसिटी। अच्छा जी, किसकी फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, है ना। ये जो कॉमन मैस है, कॉमन मैस, जो जब दोनों मैस इकट्ठे हो गए आफ्टर इन इलास्टिक कोलिजन, यानी जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करेंगे और वो मर्ज हो जाएंगे, वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, तो उनकी जो फाइनल वेलोसिटी अगर हमें फाइंड करने का कहे तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगा के फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है। अब इसका ना एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस आपकी बुक पे दिया हुआ है, ज़रा उसको भी सॉल्व करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, स्पेशल केस में वो ये कहता है, अगर आपने इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन के 4 केस किए हों, मैंने करवाए हैं, उस पर वीडियो रिकॉर्ड की है, देखिएगा। उसका सेकंड केस है कि हम जो ये टारगेट है जिसके अंदर ये टकरा रहा है, ये टारगेट है ना, इसके अंदर वो लग रहा है, तो अगर ये रेस्ट में हो, सेकंड बॉल अगर रेस्ट में हो तो फिर क्या होगा। यानी स्पेशल केस क्या है, व्हेन द सेकंड मैस, यानी ये टारगेट मैस V2 जिसकी वेलोसिटी V2 है, जिसका मैस M2 है, अगर ये M2 जो है ये रुका हुआ हो, लेट करें वो पीछे वाला मूव करके आ रहा है, ये रुका हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी तो है फर्स्ट की, लेकिन सेकंड की वेलोसिटी V2 है, तो इसको फिर क्या लेट करेंगे, अगर ये रेस्ट में है तो 0 लेट करेंगे, क्योंकि जब भी कोई चीज़ रुकी हुई होती है, रेस्ट में होती है, स्टेशनरी होती है, तो उसकी वेलोसिटी 0 लेते हैं। तो लिहाजा हम देन वी कैन पुट V2 0। अगर हम इस फार्मूला में V2 0 पुट कर दें, V2 को अगर मैं 0 पुट कर दूँ, देखिए V2 ये मौजूद है, तो V2 अगर 0 हो गया तो 0 के साथ जब M2 मल्टीप्लाई होगा तो 0, अगर ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो, बटे के ऊपर 0 हो नीचे कुछ भी हो, तो आंसर क्या आता है 0। तो मतलब ये वाला जो फैक्टर है ये ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ये वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा तो क्या बनेगा, VF इज इक्वल टू M1 ओवर M1 प्लस M2, और यहाँ पर ये V1 बचा है, V1 को भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके ना इस V1 को थोड़ा सा साइड पे लिखा हुआ है, लेकिन कोई मसला नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बात है कि ये M1 ये V1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, VF इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ज़्यादा किसके है, M1 के। VF किसके है, M1 के। आमने सामने है, आमने सामने हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जितना फर्स्ट बॉल का मैस ज़्यादा होगा, बड़ा ऑब्जेक्ट होगा। जारी बात, देखो अगर आपके अंदर कोई छोटी चीज़ टकराती है तो वो आप में कम इम्पैक्ट डालेगी, और अगर कोई आपके अंदर वज़नी चीज़ जिसका मैस ज़्यादा है वो टकराती है तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, ठीक है, ज़्यादा चोट लगती है। ऐसे ही है ना, बात आपको समझ आई। लेट करें आपके पास एक बहुत ही बारीक सी कोई हल्की सी चीज़ है, वो आप में टकराती तो कोई मसला नहीं, लेकिन वज़नी चीज़ टकराएगी उसी वेलोसिटी के साथ तो काम ख़राब हो जाएगा। तो जितना M1 ज़्यादा होगा, यानी जितना टकराने वाला मैस बड़ा होगा, उतनी फाइनल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। यानी अगर इसका मैस इतना ज़्यादा होगा ना तो फिर ये दोनों मर्ज होकर ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे। तो इसी बात को हम यहाँ पर लास्ट लाइन की फॉर्म में लिख रहे हैं। लास्ट लाइन ये है कि दिस शोज़ दैट, ये फार्मूला हमें शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि लार्जर द इंसिडेंट मैस M1, जितना इंसिडेंट्स मैस यानी जो फर्स्ट मैस है जो टकरा रही है बॉल, उसका मैस जितना ज़्यादा होगा, जितनी वो वज़नी होगी, द ग्रेटर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड बॉडी, जब ये दोनों कंबाइंड हो के आगे मूव करेंगी तो वो उतनी ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझाया, डेरिवेशन समझाई, और कोशिश की कि सारी जो बातें हैं मेन वो आपको बता दी जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जनाब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।